पिंकी घर की बड़ी बहू थी और उसने घर की जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे से निभाई थी। पर अब पिंकी बहुत खुश थी क्योंकि अब तो उसकी देवरानी आ चुकी थी। पिंकी ने सोचा था कि देवरानी के आने के बाद वो भी और जेठानी की तरह राज करेगी और उसकी देवरानी काम। पर क्या पिंकी का सपना पूरा होगा? चलिए देखते हैं। रिंकी, ये है हमारा छोटा सा रसोई। एक बात हमेशा याद रखना, बाबूजी ना सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, तो उनके लिए बिना शक्कर वाली चाय बना देना। और माँ जी पहले मंदिर जाती है तो उनकी पूजा की थाली तैयार कर देना। दीदी, मैं इतना सब कुछ अकेले कैसे कर पाऊंगी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दीदी, जब तक ना मैं सब कुछ सीख नहीं जाती, आप मेरे साथ रहना, क्योंकि मैंने अपने मायके में कभी कोई काम नहीं किया है। अरे रिंकी, तुम डरो मत, मैं हूँ ना यहाँ पर। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगी। चलो फिलहाल हम काम पर लग जाते हैं और मैं तुम्हें जैसे बताती जाऊँ तुम वैसे ही करना। पिंकी एक बहुत अच्छी जेठानी थी जो अपनी देवरानी को अच्छे से घर की जिम्मेदारी समझा रही थी। अब पिंकी अपने काम पर लग जाती है और रिंकी को मदद करवाने के लिए कहती है, रिंकी, मैं जब तक चावल और दाल उबाल रही हूँ तुम एक साइड पर सब्ज़ी बना लो। पर दीदी, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। मैंने आपको बताया था ना, मैं मायके में कुछ नहीं करती थी। पर हाँ, अगर आप मुझे बता दोगी तो मैं काम कर लूँगी। अब क्या करें, अब मुझे ही तुम्हें सब कुछ सिखाना पड़ेगा। अच्छा चलो, पहले तुम सब्ज़ी काटना सीखो। रिंकी पिंकी को सब कुछ बहुत अच्छे से सिखाती है, पर देवरानी के आने के बाद भी पिंकी को आराम नहीं मिलता और उसकी जिम्मेदारी तो पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वहीं दूसरी ओर रिंकी भी अपनी जेठानी की बहुत तारीफ़ करती है। ऐसे ही एक दिन रिंकी की माँ का फ़ोन आता है। रिंकी, मेरी बच्ची, वहाँ सब ठीक तो है ना? तुझे कोई डांट तो नहीं रहा ना बच्चा? तुझे काम नहीं आता ना, मत करना। माँ, तुम हमेशा ये क्यों सोचती हो कि हर जगह मुझे सुनने को ही मिलेगा? अरे यहाँ मेरी जेठानी है, बहुत अच्छी है वो। हर समय ना मुझे घर के काम सिखाती रहती है। मैं तो उनके पल्लू से बंधी हूँ। जहाँ जेठानी जी वहाँ उनकी देवरानी। सच में रिंकी बेटा पागल है पूरी। अरे जेठानी जेठानी होती है, हर समय उसके पल्लू में बनकर मत रहे और चालाक बनने की कोशिश कर, वरना एक दिन तेरी जेठानी तुझे घर के सारे काम सिखाकर खुद मुफ्त की रोटियां तोड़ने लगेगी और तुझे बना देगी नौकर। नहीं माँ, मेरी जेठानी ऐसी नहीं है। और अगर कभी मुझे ऐसा लगा कि मेरी जेठानी मुझसे तेज़ चलने की कोशिश कर रही है तो मैं पहले ही उनसे आगे निकल जाऊंगी। अच्छा रखती हूँ, मेरी जेठानी मुझे बुला रही है। जितना रिंकी अपनी जेठानी को मानती थी उतना ही पिंकी भी अपनी देवरानी को मानती थी। लेकिन रिंकी जितनी भोली और मासूम बनती थी उतनी असल में रिंकी तेज़ और शरारती थी। उसे अच्छों के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा रहना अच्छे से आता था। अब जैसे ही पिंकी आवाज़ देती, रिंकी बिना कुछ देखे अपनी जेठानी के पास भाग कर जाती है। क्या हुआ दीदी, आपने मुझे बुलाया? कुछ काम है क्या? हाँ काम तो है ना, कपड़े प्रेस करने हैं, वो तो तुम्हें आता ही होगा। क्या दीदी, अब इतनी छोटी सी भी चीज़ मुझे नहीं आएगी क्या? माना कि मैं घर का काम करना नहीं जानती, पर जब मैं बाहर घूमने जाती थी ना तो अपने कपड़े खुद प्रेस करके जाती थी। फिर तो बहुत अच्छी बात है। मैं ऊपर से सूखे कपड़े उतार कर तुम्हें ला कर देती हूँ, तुम उन पर इस्त्री कर दो, जब तक मैं माँ जी के पैर दबाकर आ जाती हूँ। आज ना उनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है दीदी, आप आराम से जाओ, मैं कर लूँगी। रिंकी खुशी खुशी काम करने के लिए हाँ तो कर देती है, पर जब वो पूरे घर के कपड़े देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो अंदर ही अंदर रोने लगती है। इतने सारे कपड़े, ये तो मुझे पूरे घर का कपड़ा दे गई। लगता है कि आस पड़ोस के भी कपड़े होंगे इसमें। अगर मुझे पता होता कि इतने सारे कपड़े प्रेस करना है तो मैं सच कभी नहीं बताती। कहीं माँ की कही बात सच तो नहीं हो जाएगी। इतना सोचकर पिंकी रोते हुए कपड़े प्रेस करने लगती है। कुछ देर बाद जब सारे कपड़े प्रेस करके रिंकी बाहर जाती है तो वो देखती है कि उसकी जेठानी और उसकी सास कमला साथ में बैठकर चाय पी रहे थे। कितनी चालाक निकली दीदी, मुझे इतना सारा कपड़ा दे दिया प्रेस करने के लिए और खुद यहाँ माँ जी के साथ बैठकर चाय की मज़े ले रही है। अरे छोटी बहू, हो गए सारे कपड़े प्रेस? एक काम कर, अपने बाबूजी के कपड़े मेरे कमरे में रख दे और अपने जेठ जी के कपड़े अपने जेठानी को दे दे और आकर ना एक कप चाय पी ले। तेरी जेठानी ने तेरे लिए स्पेशल चाय बनाई है,
अदरक इलायची डालकर। तुझे सादी चाय पसंद नहीं ना? क्या दीदी ने मेरे लिए भी चाय बनाई है? मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा दीदी मुझे भूल गई, पर ऐसा नहीं है। हाय मेरी फेवरेट चाय, दीदी कितनी अच्छी है। मैं बेकार ही उनके बारे में गलत सोच रही थी। मैं अब हमेशा इन्हीं के साथ रहूँगी, इन्हीं के पीछे पीछे इन्हीं की परछाई बनकर चलूँगी। अपनी फेवरेट चाय देखकर रिंकी का सारा गुस्सा शांत हो जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर समय के साथ साथ रिंकी धीरे धीरे घर के काम करना भी सीख जाती है। दीदी मुझे बर्तन धोने आ गए हैं, आज मैं बर्तन साफ कर दूँगी, आप झाड़ू लगा लीजिए। सच में देवरानी के आने से कितना आराम मिलता है। मुझे खुशी है कि तू इतनी जल्दी घर के सारे काम सीख रही है। अच्छा दीदी आप घर की सफाई कर लीजिए, मैं बर्तन धो देती हूँ, फिर दोपहर का खाना भी तो बनाना है। इस तरह से दोनों देवरानी जिठानी अपने अपने काम पर लग जाती है। अब समय यूं ही बीतता है और समय के साथ बहुत जल्द रिंकी खाना बनाना भी सीख जाती है। ऐसे ही एक दिन, दीदी आज आप क्या खाने में मुझे सिखाने वाली हो? अब तुम्हें कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम सब कुछ सीख चुकी हो। इसीलिए अब मेरा पल्लू छोड़कर घर की जिम्मेदारी संभालना सीख लो। आज खाना तुम बनाओगी, ठीक है? जो दिल करे वो बना लेना। क्या आज मैं अकेली सबके लिए खाना बनाऊंगी? नहीं नहीं दीदी मुझसे नहीं हो पाएगा, आप मेरे साथ रहो, भले ही कुछ मत करना। मुझे डर लग रहा है, अगर खाना ख़राब हो गया तो। मैंने कभी भी अकेले इतने लोगों का खाना नहीं बनाया। अच्छा ठीक है, डरो मत, मैं कहीं नहीं जा रही, बस यहीं खड़ी हूँ, साथ में मिलकर बनाते हैं। अब तो खुश ना? ये बात सुनकर रिंकी को बहुत खुशी होती है और दोनों देवरानी जिठानी खाना बनाकर सारा काम खत्म करके अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती हैं। जहाँ घर के कामों से थकी पिंकी कमरे में जाकर आराम करती है, तो वहीं रिंकी अपनी माँ से फ़ोन पर बातें। कैसी है मेरी बच्ची? तेरे घर वाले तुझसे ज़्यादा काम तो नहीं कराते ना? उन्होंने तुझे सब सिखा दिया, तो कितनी भोली है। यहाँ तो तू एक गिलास पानी का भी नहीं किसी को देती थी, और वहाँ कितना काम करती है। माँ मैं सारे काम अकेले तो नहीं करती, पर मुझे लगता है कि आप सही बोल रही हैं। आपको पता है आज जेठानी जी ने मुझसे चालाकी की, उन्होंने मुझसे कहा कि सबके लिए खाना मैं अकेले बनाऊं। मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था, ये जेठानियाँ ना बहुत तेज़ होती है, इनके पल्लू में बंद कर मत रहे। पर तुझे ही अपने जेठानी के पल्लू से बंद कर रहना था। आज तो उसने सिर्फ तुझे अकेले खाना बनाने को बोला, कल को वो तुझसे घर के सारे काम भी अकेले करवाएगी। अरे माँ क्यों इतना टेंशन लेती हो? अगर मेरी जेठानी 1 नंबरी है तो मैं भी 10 नंबरी हूँ। मैंने भी अपनी जेठानी को कहीं जाने नहीं दिया और मदद के नाम पर उन्हीं से सारा काम करवा लिया। अरे वाह वाह, तू तो सच में बहुत तेज़ निकली। तूने आज दिखा दिया कि तू मेरी ही बेटी है। इस तरह से रिंकी अपनी माँ से बात करती है और अपनी जेठानी के साए में रहकर भोली बनने का नाटक करती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब पिंकी रिंकी को काम करने को कहती है, तो पिंकी बीमार होने का नाटक करने लगती है। दीदी आप जानती है ना, मैं काम करने से कभी पीछे नहीं हटती और आपकी बातों को तो सर आँखों पर रखती हूँ, पर क्या करूँ, आज तबीयत ठीक नहीं है। सारी रात बुखार से तड़प रही थी, उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही। आवाज़ भी देखिए ना कैसी बदली बदली है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं रिंकी, अगर तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो तुम आराम कर लो, आज मैं खुद घर के सारे काम कर लूँगी। दीदी मेरे होते हुए आप घर का सारा काम अकेले करोगी, सुनकर ही मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पर मैं आपसे वादा करती हूँ, मुझे जैसे ही आराम मिलेगा मैं आपकी मदद करने के लिए आ जाऊँगी। मैं जानती हूँ रिंकी कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब मैं अकेले घर के काम करती हूँ, पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए तुम अभी आराम करो। इतना बोलकर पिंकी खुद काम करने चली जाती है और सारा काम करके जब कुछ देर बाद अपने कमरे में आराम करने जाती है, तो जानबूझकर रिंकी किचन में जाती है और रसोई में काम करने का नाटक करने लगती है। कुछ देर बाद कमला किचन में जाती है और वो देखती है कि रिंकी रसोई में काम कर रही है। अरे रिंकी बहू, तो किचन में काम क्यों कर रही है? तेरी तबीयत खराब है ना? पिंकी बहू कहाँ है? माँ जी अब मेरी तबीयत ठीक है और मैंने सारा काम ख़त्म भी कर लिया है। वैसे भी जब तक मैं इस घर में नहीं थी
तब तक अकेले दीदी ही तो इस घर की जिम्मेदारी संभाल रही थी। मेरे आने के बाद उन्हें आराम मिला है, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। उन्हें कमरे में आराम करने दीजिए ना, वैसे भी अब मेरी तबीयत ठीक है। अरे बहू, तेरी तबीयत खराब है और तू काम कर रही है, एक बार मुझे बता देती, मैं खुद कर लेती। माँ जी, मेरे होते हुए आप या दीदी काम करें मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी सब आ चुके हैं, आप चलिए ना, मैं खाना लगा देती हूँ। रिंकी अपनी सास को बेवकूफ़ बनाती है और अपनी जेठानी का सारा क्रेडिट अपने नाम कर लेती है। खाना खाने के बाद घर वाले रिंकी की खूब तारीफ करते हैं। ये देखकर पिंकी को बहुत गुस्सा आता है। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही एक बार फिर रिंकी का नाटक शुरू हो जाता है और वो चक्कर खाने का नाटक करके खुद कुर्सी पर सर पकड़कर बैठ जाती है। अरे रिंकी बहू, क्या हुआ? इस तरह सर पकड़कर कुर्सी पर क्यों बैठ गई? बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तुझे कब से कह रही हूँ कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, जाकर थोड़ा आराम कर ले। अरे यह सब कुछ पिंकी बहू देख लेगी, पर तू मेरी सुनती ही नहीं। सारा दिन बस घर के काम करने में लगी रहती है। क्या बीमार होने के बाद भी छोटी बहू अकेले सारा काम कर रही थी? बड़ी बहू, मुझे तुमसे यह उम्मीद ना थी। अरे पर मेरी गलती क्या है? आप सब मुझे इतना क्यों सुना रहे हो? मैंने रिंकी से कोई काम नहीं करवाया और वो तो पूरे दिन आराम ही कर रही थी। सारा काम तो माँ जी रहने दीजिए ना, क्यों बात को बढ़ा रही हैं? दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से घर वाले आपको डांट रहे हैं, पर मैं अब ठीक हूँ। मैं थोड़ी देर आराम कर लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। आप सब प्लीज़ खाना एंजॉय कीजिए। रिंकी बड़ी ही चालाकी से अपनी जेठानी की तारीफ़ें अपने नाम कर लेती है और अपनी जेठानी को भला बुरा सुनवा कर खुद कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। रिंकी की ये चालाकी देखकर पिंकी को बहुत बुरा लगता है और अब वो रिंकी की असलियत समझ जाती है कि रिंकी कितनी चालाक है। इतनी चालाक लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। हमेशा मेरे ही पल्लू से बंद कर रहती थी और मेरे पीछे पीछे चलती थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि वो मुझसे इतनी आगे निकल जाएगी। पर इस लड़की ने गलत लड़की से पंगा लिया है, मेरा क्रेडिट खा गई। पर कोई बात नहीं, मैं इस बात का बदला अपनी प्यारी देवरानी से ज़रूर लूँगी। पिंकी अपनी देवरानी की सारी चालाकी समझ चुकी थी, इसलिए वो भी सतर्क हो जाती है और अब जब भी रिंकी कोई चालाकी करने की कोशिश करती, उससे पहले ही पिंकी अपनी चाल चल देती। ऐसे ही एक दिन, दीदी आज ना सबका गट्टी की सब्जी खाने का मन है और आप तो जानती हैं कि अब तक मुझे पूरी तरह से खाना बनाना भी नहीं आया और गट्टी की सब्ज़ी तो मैंने एक ही बार बनाई थी। क्या आप गट्टी की सब्ज़ी बना दोगी? हाँ हाँ रिंकी, क्यों नहीं, घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ, फिर सब्जी बनाना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं भी तो आपकी मदद करवाती हूँ। दोनों देवरानी जेठानी के बीच में बात चल ही रही थी कि तभी पिंकी की नज़र अपनी सास पर पड़ती है। अपनी सास को आता देख पिंकी भोली बनने का नाटक करती है। क्या हुआ रिंकी, तुम इस तरह से क्यों बोल रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अरे अब क्या हो गया तुम दोनों के बीच? माँ जी देखिए ना, पता नहीं कुछ दिनों से ये कैसा बर्ताव कर रही है। वो मुझसे घर के सारे काम करवाती है और तो और अकेले में मुझे सुनाती भी है, जबकि मैं इससे बड़ी हूँ। मैंने इसे घर के काम सिखाए और अब ये मुझे अरे अरे छोटी बहू, ये सब क्या है? तू बड़ी बहू के पल्लू से बांध कर इधर उधर चलती थी और अब तू अपनी उसी जेठानी को इस तरह से भला बुरा सुना रही है। आखिर अब तू ऐसा क्यों कर रही है? कहीं तो उस दिन का बड़ी बहू से बदला तो नहीं ले रही? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं तो बस दीदी से ये बोल रही थी कि देख बहू, तू क्या कह रही थी और क्या नहीं मुझे नहीं जानना। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि पिंकी बहू इस घर की बड़ी बहू है और तू छोटी। पिंकी बहू की ही मदद से आज तू इस घर की जिम्मेदारियों को संभाल पा रही है, इसलिए अपनी जेठानी की कद्र कर। रिंकी की चाल उसी पर उल्टी पड़ जाती है, जिस वजह से रिंकी को बहुत गुस्सा आता है और वो कमरे में जाकर अपना सारा गुस्सा बेज़ुबान तकिए पर निकालती है। जेठानी जी, ये आपने सही नहीं किया। मैं तो आपको शरीफ समझती थी, पर आप तो सच में बहुत तेज़ निकली। अब आप देखना मेरा असली रूप, कैसे मैं आपके सारे काम का क्रेडिट खुद लेती हूँ। इस तरह से रिंकी अपनी जेठानी के पल्लू से खुल जाती है और अपनी ही जेठानी से अपना बदला लेने की सोच लेती है।
अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पिंकी घर का सारा काम अकेले कर रही थी, ये सोचकर कि आज मेहमानों के जाने के बाद घर वाले उसकी खूब तारीफ करेंगे और वो अपनी देवरानी को नीचा दिखाएगी। पर होता है ठीक उल्टा। जब रात को पिंकी सारा काम खत्म करके अपनी सास के लिए हल्दी वाला दूध लेकर जाती है तो देखती है कि उसकी देवरानी पहले से ही कमला के कमरे में है और उनके पैर दबा रही है। माँ जी, मेरी माँ हमेशा से कहती थी सास ससुर के चरणों में ही हम बहुओं का स्वर्ग होता है। काश कि इतने अच्छे संस्कार के साथ माँ ने मुझे घर के भी काम सिखाए होते। अरे क्या हुआ रिंकी बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? माँ जी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर मैं मानती हूँ कि मुझे यहाँ आने के बाद जेठानी जी ने सारे काम सिखाए। पर जब से मैंने घर के काम सीखे हैं मैं खुद ही पूरा घर संभाल रही हूँ, और इतना सब कुछ करने के बाद भी इस घर में सिर्फ दीदी की ही चर्चा होती है। उस दिन भी आपने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे ही भला बुरा सुना दिया। आज भी मैंने सारा काम किया। जब मेहमान आते हैं तो सारा काम मैं ही करती हूँ, पर क्रेडिट दीदी को मिलता है। रिंकी की ये बात सुनकर पिंकी को बहुत गुस्सा आता है और अब उससे रहा नहीं जाता और वो गुस्से में दिल मिलाती हुई सास के कमरे में जाती है। बस भी करो रिंकी, झूठ बोलने की एक हद होती है। तुमने तो वो सारी हद पार कर दी। सारा घर का काम नौकरों की तरह मैं करती हूँ और यहाँ माँ जी के सामने तुम अपने काम की गिनती करवा रही हो। अरे तुम करती ही क्या हो, बस मेरे आगे पीछे खड़ी रहती हो और जब किसी को आता हुआ देखती हो तो जानबूझकर हाथ में झाड़ू पोछा पकड़ लेती हो। देखा ना माँ जी, आपने किस तरह से दीदी हर समय मुझे खरी खोटी सुनाती है। उस दिन भी दीदी मुझे सुना रही थी, पर अच्छी बात तो ये है कि आज आप सामने हैं, आपने खुद पूरी बात सुनी है। और माँ जी, आज तो आपने अपनी आंखों से देख भी लिया ना, सारा दिन या तो मैं किचन में या फिर घर के कामों में लगी हुई थी। रिंकी बस भी करो, भगवान से डरो। अरे बस बहू, बस बहुत हुआ। तो इस घर की बड़ी बहू है, तूने घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया, इसलिए मैं हमेशा तुझे सर पर चढ़ा कर रखती हूँ। पर इसका मतलब यह नहीं कि इस घर में छोटी बहू की कोई इज्जत नहीं। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब दिखाई देता है और समझ में भी आता है। बहुत हो गया, अब अगर तूने छोटी बहू को कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अरे पर माँ जी, बार बार कुछ नहीं, बहुत अच्छे से जानती हूँ कौन कितना काम करता है। अब कल से मुझे घर में इस मामले पर कोई कलेश नहीं चाहिए। इस तरह से कमला पिंकी को डांट देती है और पिंकी मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर रिंकी को बहुत मज़ा आता है और वो मन ही मन खुद से कहती है, दीदी मुझसे कभी जीत नहीं सकती, क्योंकि मैं बचपन से ही लोगों की क्रेडिट खाती आ रही हूँ। फिर आप किस खेत की मूली हैं? एक बार फिर पिंकी मुंह की खाती है और रिंकी अपनी चाल में सफल हो जाती है। नितिभा की शादी अद्वैत से होती है। नितिभा एक पढ़ी लिखी लड़की होती है। वहीं अद्वैत के परिवार यानी कि नितिभा के ससुराल में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होता सिवाय बेटों के। ससुराल में सास राजेश्वरी, ससुर प्रीतम लाल, जिठानी पल्लवी, जेठ गौतम और पल्लवी और गौतम का छोटा लड़का नमन रहते हैं। जैसे ही नितिभा ससुराल में आती है वैसे ही वो देखती है कि सभी जिठानी पल्लवी पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं और वो 24 घंटे बस घूंघट ओढ़े ही रहती है। अरे ओ बैल बुद्धि बहू, अरे सिलबट्टे पे ठीक से मसाले कूटती नहीं क्या? जरा भी स्वाद नहीं आता आजकल की बनी सब्जियों में। मूड ऑफ कर देती है ये औरत। जाओ जाकर मेरे लिए आलू के पराठे बना लो। इतने साल से इस घर में रह रही है, फिर भी अकल नहीं आई अब तक। बड़ी बहू होने के नाम पे कुछ नहीं हो तुम, और खबरदार जो घूंघट हटाया तो। ये देखकर नितिभा भी अपना घूंघट ओढ़ लेती है और कहती है, ससुर जी आलू का मसाला बनाकर रखा है, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पराठे बनाकर लाती हूँ, ठीक है? अरे नितिभा, तुमने क्यों ये घूंघट ओढ़ लिया? अरे तुम्हें पराठे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पल्लवी बहू है। बेटा तुम पढ़ी लिखी हो, तुम में और पल्लवी बहू में मानो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम ये घूंघट हटा दो। राजेश्वरी जाओ, छोटी बहू का घूंघट हटा दो। राजेश्वरी नितिभा के पास जाती है और अपने हाथों से उसका घूंघट हटा देती है। पल्लवी के पति गौतम को गुस्सा तो आता है पर वो माँ बाप के सामने कुछ नहीं बोल पाता और बेचारी पल्लवी घूंघट के अंदर उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। राजेश्वरी और प्रीतम लाल नितिभा से इतना काम भी नहीं कराते
और उसे घूंघट ओढ़ने से भी मना करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी से वो बहुत सख्ती से पेश आते। अद्वैत, ये तो गलत है ना। सासू माँ और ससुर जी पल्लवी दीदी और मुझ में कितना भेदभाव कर रहे हैं। कोई और रहती तो अब तक मुझसे जलकर न जाने क्या कर लेती मेरा। लेकिन एक पल्लवी दीदी है जो मेरे और उनके कंपैरिजन की बातें सुनकर ज़रा भी शिकायत नहीं करती। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं निधिबा, मेरे मॉम डैड ऐसे ही हैं, टिपिकल पुराने विचारों वाले, लड़का लड़की में फ़र्क करने वाले। तुम पढ़ी लिखी हो इसलिए तुम्हें इतनी इज्जत देते हैं, और पल्लवी भाभी पढ़ी लिखी नहीं है, सीधी हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो कि बहुत गलत है। गौतम भाई को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को हमेशा कंट्रोल कर लेते हैं। पल्लवी पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं लेते। राजेश्वरी और प्रीतमलाल उससे बहुत सारा काम करवाते रहते हैं, फिर चाहे उसे बुखार हो या वो कितना भी थकी क्यों ना हो। घर को संभालना, नमन की परवरिश, गौतम की देख रेख, न जाने कितनी सारी जिम्मेदारियों की गठरी लेकर चलती पल्लवी। सबको खाना परोसती और फिर बाद में खुद खाती। इतने त्याग के बाद भी उसे सिर्फ दुनिया भर के ताने ही सुनने मिलते जो उसकी आत्मा पर कोयले के जैसे जलन देते। नीतिभा से अपनी जिठानी का ये दर्द देखा नहीं जाता और वो उसे थोड़ी सी ही सही लेकिन खुशी मिले इसलिए अद्वैत से पूछकर पल्लवी के मनपसंद जलेबी फाफड़ा ले आती है। पल्लवी दीदी, ये देखिए, खुशबू से तो आप घूंघट में ही पहचान गई होंगी कि मैं क्या लाई हूँ। अद्वैत ने बताया मुझे कि आपको जलेबी फाफड़ा बहुत पसंद है। चलिए अभी जल्दी से अपने ये मसालों से भरे हाथ धोइए और खाने के लिए बैठ जाइए, मैं आपको सर्व करती हूँ। नहीं नहीं निधिबा, मैं ये नहीं खा सकती। क्यों? फ्रेश है, मेवालाल मिष्ठान भंडार से लाई हूँ, खाइए तो। नहीं नहीं, सासू माँ और ससुर जी ने अब तक खाना नहीं खाया। उनके गले के नीचे जब तक खाने का निवाला नहीं उतरता मैं तब तक खाना तो क्या पानी भी नहीं पी सकती, वरना वो मुझे बहुत सुनाएंगे और फिर गौतम जी और नमन को अच्छा नहीं लगता, उनकी जान जलती है। बस दीदी, आप कब तक डरती रहेंगी? मैं हूँ ना, चलिए, आपको अपनी इस देवरानी की कसम, खाइए चलिए। नीतिभा जैसे तैसे पल्लवी को जलेबी फाफड़ा खाने के लिए राजी करती है और फिर दोनों जिठानी देवरानी खाने लग जाती हैं कि तभी प्रीतमलाल और राजेश्वरी मंदिर से घर लौट आते हैं और वो दोनों पल्लवी पर चिल्लाते हैं। अरे ओ नासपिटी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे पीठ पीछे ये स्वादिष्ट व्यंजन खाने लग गई हैं? माफ कीजिए सासू ससुर जी, मुझे माफ कर दीजिए। पल्लवी कांपते हुए हाथों को जोड़कर सास ससुर से माफी मांगती है। तू इस घर के तौर तरीके भूल गई क्या? अरे इस घर में हमारी इजाजत के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, और तू अपना बहु धर्म भूल गई। हमसे पहले ही अन्न का निवाला खा लिया। नितिभा बहू, हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इस पल्लवी से दूर रहो और इसे अपनी सहेली बनाने की कोशिश मत करो। ये तो तुम्हारे लेवल की है ही नहीं। राजेश्वरी और प्रीतमलाल की कड़वी बातें सुनकर पल्लवी रसोई में जाकर अपने मुंह को पल्लू से दबाते हुए फूट फूट कर रोती है और ये सब देखकर नितिभा को काफ़ी बुरा लगता है। वो अपने आप से कहती है, पल्लवी दीदी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सरासर गलत है, अन्याय है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, लेकिन मेरे कुछ करने या ना करने से कुछ बदल नहीं जाएगा। ससुर जी और सासू माँ तब जाकर शांत बैठेंगे जब पल्लवी दीदी अपना घूंघट हटाएंगी और अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज़ उठाएंगी। गौतम भाई भी सासू माँ और ससुर जी के डर से कुछ नहीं कर पाते। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन राजेश्वरी और प्रीतमलाल का स्वभाव बदलने की जगह और बिगड़ता जाता है और वो पल्लवी से किसी नौकरानी की तरह ही पेश आते हैं। नितिभा एक चाल चलती है। जब प्रीतमलाल अपना नया चश्मा बनवा कर लाते हैं तब वो नमन से कहकर उस चश्मे को तोड़वाती है और नादान नमन उसे तोड़ भी देता है। और जब प्रीतमलाल और राजेश्वरी उस टूटे हुए चश्मे को देखते हैं तब वो दोनों भी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और नमन को खूब सुनाने लगते हैं और छड़ी से मारने लगते हैं। क्यों तोड़ा तूने मेरा चश्मा जानबूझकर? हाँ, क्यों तोड़ा? ये ले, और करेगा गलती? नहीं दादाजी। मारिए इसे, और बहुत बिगड़ता ही जा रहा है ये दिन ब दिन। पता भी है कितना महंगा था ये चश्मा, निकौड़ा कलमुआ कहीं का। उतने में
अपने बेटे के रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पल्लवी भागे दौड़े रसोई में काम छोड़कर बाहर आती है और आखिरकार अपना घूंघट हटाकर अपने बेटे को बचाती है और अपने सीने से लगा लेती है। वो राजेश्वरी और प्रीतमलाल की तरफ गुस्से से लाल भयंकर आंखों से देखती है। इतना गुस्सा कि सामने वाले की रूह कांप उठे और एकदम जोरदार तेज आवाज में चिल्लाती है, बस हाँ, आप दोनों अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, एक माँ खुद पे बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अपने बेटे पे नहीं, अपने संतान पे नहीं। मेरे कलेजे के टुकड़े को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे की आप दोनों ने? हाँ। पल्लवी की आवाज़ सुनकर गौतम और अद्वैत दोनों भी हॉल में आ जाते हैं। सभी पल्लवी का ये रौद्र रूप देखकर चौंक जाते हैं। पल्लवी बहू, तुम चुप कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अरे गलती क्या है मेरी? बस इतनी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, हमेशा मुझ पर अत्याचार करते रहे, मुझे दबाव में रख, मुझे घूंघट ओढ़ कर रहने के लिए कहा। इतना सारा अन्याय, लेकिन अब नहीं, अब ये पल्लवी किसी की नहीं सुनेगी, क्योंकि मैं अब आप दोनों के दबाव से दबूंगी ही नहीं। चाहे जो करना है कर लीजिए। दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ इसलिए मेरी जय जयकार, और पल्लवी दीदी का तिरस्कार, ये कहाँ का न्याय है? आप दोनों अगर पूरी दुनिया में भी चिराग लेकर ढूंढने जाएंगे ना, तो भी आपको पल्लवी दीदी जैसी बहू कहीं नहीं मिलेगी। इन्होंने जितना त्याग, जितना बलिदान इस घर के लिए किया है, उतना तो एक सगी औलाद भी नहीं कर सकती है, वो भी इतना अपमान और अत्याचार सहने के बावजूद भी। मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि रोज़ रसोई में घंटों तक इनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, प्याज काटने की वजह से नहीं, अपने मन पर, अपने दिल पर लगी चोट की वजह से। मैं आज तक शांत था, लेकिन अब नहीं। अब मैं मेरी बीवी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। मुझे माफ कर दो पल्लवी, मैं तुम्हारे अत्याचार में तुम्हारा साथी, तुम्हारा हमदर्द तो बना, लेकिन तुम्हारे लिए लड़ा नहीं। शायद मैं अपने मम्मी पापा से डर रहा था या अपनी मर्यादा को पार नहीं कर पा रहा था, पर अब मैं लड़ूंगा, फिर चाहे ये लड़ाई मुझे मेरे माँ और पापा से ही क्यों ना करनी पड़े। चलो पल्लवी, अपना, नमन का और मेरा सारा सामान पैक करो। हम ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे जो इतने बुरे हैं। गौतम पल्लवी और नमन का हाथ पकड़कर उन्हें ले जा रही ही होता है कि तभी राजेश्वरी और प्रीतमलाल भावुक होकर सबसे माफ़ी मांगते हैं। रुक जाओ गौतम बेटा, हमें माफ़ कर दो पल्लवी बहू, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। आज हमारी आंखों पर बंधी हुई पट्टी खुल गई है, हमें एक आखिरी मौका दे दो। हाँ बेटा, हम तुमसे विनती करते हैं, अपनी गलतियों का पश्चाताप करने का एक आखिरी मौका दे दो। हम फिर कभी भी तुम्हारे साथ वैसे पेश नहीं आएंगे। राजेश्वरी और प्रीतमलाल दोनों भी पल्लवी से माफ़ी मांगते हैं। पल्लवी और गौतम उन्हें माफ़ कर देते हैं और इस तरह पूरा परिवार फिर से खुशी से रहने लगता है।